हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइसर पर। तो आज हम एक बार फिर से देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी बोल सकते हो और बिहार बोर्ड बोल सकते हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसके लिए अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर है उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उसके बारे में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 का ही पहला पार्ट किया है, आप प्ले लिस्ट में जाके वहां पर देख सकते हो और कुछ टॉपिक्स उसमें कवर हुए और कुछ टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमको जानना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है, इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। अब राष्ट्रीय विकास परिषद एक संस्था है जिसका गठन जो है 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। क्यों किया गया था, इसका क्या काम है, आओ जरा देख लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक नियोजन के लिए राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल बैठाना है। अब योजना आयोग, जैसा कि हमने पहले ही बात किया था, योजना आयोग क्या करती है, योजना आयोग का काम होता है देश के हित में और देश में जो लोग रह रहे हैं उनके हित में योजना का निर्माण करना। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या योजना आयोग में, और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, या डायरेक्टर भी बोल सकते हैं, अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो जो योजना आयोग जो भी कार्यक्रम बनाए देश की तरक्की के लिए या लोगों के भलाई के लिए, वो राज्य सरकार को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको एक तरीके से बोल सकते हैं राज्य सरकार को समझाने का जो काम होता है वो होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का। समझ में आ गया। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। जितने भी भारत में राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसके जो मुख्यमंत्री है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं और होना भी चाहिए। अगर अध्यक्ष नहीं होंगे तो क्या होगा, उन तक जानकारी नहीं पहुंच पाएगी किस प्रकार की योजनाएं बन रही है, क्या उन योजनाओं से वे सहमत है या नहीं। और अध्यक्ष होना, अलग अलग राज्य के जो मुख्यमंत्री है उसका अध्यक्ष होना राष्ट्रीय विकास परिषद का इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखो, अंततः जो योजना बन रही है वो पूरे देश के लिए बन रही है। तो किस राज्य में कौन सी समस्या है, कहाँ पर ज़्यादा गरीबी है, कहाँ पर शिक्षा में कमी है, किस योजना की बनाने की ज़रूरत है, तो वो वहाँ के मुख्यमंत्री से ही पता चलने वाला है या फिर किसी राज्य की जो संस्था है उसी से पता चलने वाला है। और राज्य की संस्थाओं के बारे में किसको पता होगा, वहाँ के विधायक को पता होगा, और विधायक किसको बताएंगे, मुख्यमंत्री को बताएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद का जो सदस्य होता है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य होते हैं। ठीक है, योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का और अंत में यह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित होती है। अनुमोदित होने का मतलब जो हरी झंडी मिलेगा वो राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्य सरकार से ही मिलना है। क्योंकि अगर मान लो कोई योजना बन रहा है और आधे से ज़्यादा राज्य अगर उस योजना से मुकर जाते हैं तो हो सकता है कि कम से कम इतना तो हो सकता है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं, अगर 50% वोट हो गया, नहीं चाहते हैं कि ये योजना उस राज्य में लागू हो, तो वहां पर लागू नहीं होगा। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। इसके बारे में अगले चैप्टर में भी पढ़ने वाले अच्छी तरह से, यहाँ पर बस इतना समझ लेते हैं। विनिमय का मतलब होता है क्या चीज, लेन देन। जब भी हम कुछ खरीदते हैं या कुछ बेचते हैं तो वो हम कहते हैं कि विनिमय कर रहे हैं। अब लेन देन का काम जो है वो पुराने समय में किस प्रकार से किया जाता था, पुराने समय में वस्तु के द्वारा किया जाता था। मतलब एक वस्तु देंगे और दूसरा वस्तु हम लेंगे, इस प्रकार से किया जाता था। जब इस प्रकार की लेन देन की प्रणाली थी तो इसको बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। इसको उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो गेहूं दिए और गेहूं के बदले में हमने चावल लिया तो यहाँ से वस्तु विनिमय प्रणाली ये हो गया। अगर चावल लेना है रुपये के बदले लिए तो ये हो गया मौद्रिक विनिमय प्रणाली। आगे, कोर बैंकिंग प्रणाली से क्या समझते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के ऐसे पैसे का लेन देन करता है तो बैंक के इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। बैंकिंग प्रणाली क्या होता है, आप कहीं भी रहो, किसी भी जगह पर रहो, बिना विलंब के एक जगह से दूसरे जगह को हम क्या कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं। और इस पूरे प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। मतलब जो लेन देन का काम है वो मिनटों में हो जाएगा और ये तभी संभव है जब बैंक बीच में आए, और यही प्रणाली जो है कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाती है। एटीएम क्या है, एटीएम एक जगह होता है
जहां पर एक मशीन लगा होता है और हमारे पास एक कार्ड होता है। इतना तो पता ही है। बैंक के जिस चिन्हित स्थान से पैसे निकालने की क्षमता होती है उसे हम एटीएम कहा जाता, एटीएम कह सकते हैं, है ना। एटीएम के अंदर एक मशीन लगा होता है, हमारे पास एक कार्ड होता है, हमारे बैंक अकाउंट में धन होना चाहिए, उस धन को हम एटीएम कार्ड के जरिए जो है मशीन में डाल करके पैसा निकाल सकते हैं। इसके बाद हम मौद्रिक प्रणाली, पहले ही बात कर चुके हैं। अगर विनिमय का काम मुद्रा यानी कि रुपये से होता है तो हम उसको मौद्रिक प्रणाली कहेंगे। बैंकिंग प्रणाली से क्या समझते हैं? जब विनिमय या लेन देन का काम बैंकों के द्वारा होता है तो उसको हम बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। जैसे हमने कोई सामान खरीदा, ठीक है, और बदले में कोई चेक दे दिया, तो यहाँ पर ये कौन सी प्रणाली हो गई? बैंकिंग प्रणाली हो गई। हमने सामान लिया और बदले में भुगतान जो है वो बैंक के द्वारा कर रहे हैं या डेबिट कार्ड के द्वारा कर रहे हैं, तो ये भी बैंकिंग प्रणाली में ही आ जाएगा। एटीएम कार्ड क्या होता है? यहाँ पर समझने वाली बात है, अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एटीएम कार्ड क्या होता है? एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है और उस पर एक छोटी सी चिप होती है जिस पर कुछ सूचनाएं होती है। उन सूचनाओं के माध्यम से कुछ बैंकों के द्वारा एक छोटा सा मशीन लगाया जाता है एक जगह पे। उस जगह पे जाके हम मशीन में उस कार्ड को लगाएंगे और कार्ड को लगाने के बाद, ठीक है, हमको वहां से धन मिल जाता है, तो वो एटीएम कार्ड होता है। एटीएम कार्ड काम कहाँ पर करता है? तो एटीएम मशीन में करता है। एटीएम मशीन कौन लगाता है? तो सारे जो बैंक है अपना अपना एटीएम मशीन लगाया जाता है। अब यहाँ पर बात ये है, क्या एक बैंक का जो एटीएम कार्ड है वो दूसरे बैंक के एटीएम मशीन में काम करेगा? बिल्कुल करेगा। ये सभी बैंकों के एटीएम कार्ड लगभग सभी मशीनों में काम कर जाते हैं। डेबिट कार्ड से क्या समझते हैं? अब डेबिट कार्ड, और यहाँ पर है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, दोनों के बारे में हम देख लेते हैं क्या होता है। डेबिट कार्ड का मतलब एटीएम कार्ड भी बोल सकते हैं। हमारे अकाउंट में धन है और उसको निकालने के लिए जिस कार्ड का प्रयोग करते हैं या जो बैंक जारी करता है कि हमारे अकाउंट में कुछ धन पड़ा हुआ है, उसको हम निकालना चाहते हैं, तो वैसे कार्ड को हम लोग बोल सकते हैं डेबिट कार्ड, मतलब अकाउंट से पैसे निकालने का। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि हमारे अकाउंट में धन हो या ना हो, बैंक हमारे विश्वास पर हमको एक कार्ड देता है, जो उस समय अगर हमारे अकाउंट में धन नहीं भी है तो उस धन का भुगतान जो है वो बैंक कर देगा। जैसे कि मान लो 5,000 रुपये का सामान लिया हमने और मेरे अकाउंट में अभी 2,500 रुपया है, तो अगर हम क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हैं तो 2,500 रुपया तो अकाउंट से कटेगा और 2,500 रुपया जो है वो बैंक द्वारा भुगतान उस समय कर दिया जाएगा जो हमको बाद में चुकाना पड़ेगा, ठीक है। और ये बाद में चुकाने का काम कुछ ब्याज दर के साथ किया जाता है। राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं? आओ जरा, क्या होता है? किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब यहाँ पर समझना है कि एक देश में एक वित्तीय वर्ष में, अब वित्तीय वर्ष क्या होता है? वित्तीय वर्ष 365 दिनों का होता है। एक वित्तीय वर्ष में एक वर्ष के अंदर जितनी भी वस्तुएं बनेगी और जितनी भी सेवाएं होंगी उसके मौद्रिक मूल्य को, अगर उस मूल्य को जोड़ दिया जाए तो उस कुल मूल्य को हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय बोलेंगे। यहाँ पर जितनी सेवा क्षेत्र भी आ रहा है तो यहाँ पर ध्यान देने वाला है, जितना वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसका मौद्रिक मूल्य, किसी फैक्ट्री में बहुत सारे फैक्ट्री होंगे हमारे देश के अंदर, वो जितने भी वस्तुओं का उत्पादन करेंगे उनका सारा मूल्य, साथ ही साथ जो जॉब करने वाले हैं, जो जितने कमाई कर रहे हैं उसका सारा मूल्य जोड़ लिया जाए, तो इन सारे को जोड़ करके जितने भी मूल्य यहाँ पर आ रहा है उसको हम राष्ट्रीय आय बोल सकते हैं, ठीक है। मोटा मोटी बोले तो एक देश में व्यक्तियों, जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं उनकी आय को जोड़ दिया जाए तो राष्ट्रीय आय बोल सकते हैं। मोटा मोटी, थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन मोटा मोटी ये बोल सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय से क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वो प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? मान लो कि किसी देश की जनसंख्या कितनी है? किसी देश की जनसंख्या 100 है और उस देश 100 मतलब उस देश में कितना व्यक्ति रह रहा है? 100 व्यक्ति रह रहा है। और कितना व्यक्ति रह रहा है? 100 व्यक्ति रह रहा है। और उस देश की कुल आय मतलब 100 व्यक्तियों के द्वारा जो धन कमाया जा रहा है वो है, मान लो कि 500 है। अब 500 यानी कि कुल आय है, यानी कुल कमाया गया धन 500 है और कुल व्यक्ति 100 है,
तो अगर इस देश की हम प्रति व्यक्ति आय निकाले तो कितना निकलेगा? 5 रुपया। यानी कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति उस देश में औसतन 5 रुपया कमा रहा है। अब ये सभी व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग जो है ज्यादा भी कमाते हैं और कुछ लोग कम भी कमाते हैं। तो ये औसत आय होता है, जो प्रति व्यक्ति आय होता है वो औसत आय ही होता है। आगे देखते हैं, विश्व बैंक विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार, अब ये जो सूचना हम बता रहे हैं ये 2006 के अनुसार है, अभी तो खैर बढ़ गया होगा। जिन देशों की 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 प्रति वर्ष या इससे अधिक है वो विकसित देश है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 4 लाख, कितना यहां पर ध्यान देने वाला है, 4,53,000 प्रति वर्ष है, मतलब 4.5 लाख रुपया जिन देशों के व्यक्ति कमा लेते हैं वो विकसित देश कहलाते हैं। ठीक है, और जिन देशों की आय 37,000 प्रति वर्ष या इससे कम है, और कोई देश अगर ऐसा है जहां पर व्यक्तियों की जो एक साल में जो आय होती है वो 37,000 या इसके आसपास है या इससे कम है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा विकासशील देश, ठीक है, निम्न आय वाला देश कहलाएगा। 2004 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 28,000 थी। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय पंजाब में 26,000, केरल में आय पंजाब में 26,000, केरल में 22,800 और बिहार में 5700। अब यहाँ पर सबसे कम जो प्रति व्यक्ति आय है वो किसका है? वो बिहार का है, 5700। मतलब बिहार के लोगों का प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। तो 2004 में इतना था, अभी तो खैर बढ़ गया होगा। बाकी केरल में 26,000 था और बिहार केरल में 22,800 और पंजाब में था 26,000। ठीक है, मानव विकास सूचकांक क्या है? अब इसके बारे में जान लेते हैं। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी होने वाली वार्षिक रिपोर्ट है। ये एक रिपोर्ट है जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय के मानकों के आधार पर प्रकाशित किया जाता है। अब ये मानव विकास सूचकांक जो है यह एक प्रकार का रिपोर्ट है जो यह बताएगा कि किस देश के लोग जो है कितना प्रगतिशील है, कितना अमीर है और कितना सुखी है। इसमें कुछ मानकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे जीवन प्रत्याशा, मतलब लोग जो है वो कितने दिन तक जीवित रहते हैं। शिक्षा और आय, शिक्षा का स्तर क्या है, कितने लोग शिक्षित है और किस लेवल तक शिक्षित है, मतलब कहने का 10th किया है या ग्रेजुएशन किया है या कोई प्रोफेशनल डिग्री है उनके पास। ठीक है, तो यहाँ पर जीवन प्रत्याशा का ध्यान रखा जाएगा, शिक्षा का ध्यान रखा जाएगा और साथ ही साथ जो है जन्म और मृत्यु दर को भी ध्यान में रखा जाएगा। यह है मानव विकास सूचकांक। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक लिस्ट बनाया जाता है और इस लिस्ट के अनुसार जो है ना, जो रैंक 1 पर होगा वो सबसे अच्छा देश होगा और उसके नीचे जो देश आता चला जाएगा वो उसका बोल सकते हैं कि विकास जो है वो कम है। तो यहाँ पर भारत का स्थान देखेंगे, कुल 189 देश में को लेकर के मानव विकास सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान जो है वो 129वां है। तो इतना खुश होने वाली बात नहीं है, हम लोगों का स्थिति जो है मानव विकास सूचकांक के अनुसार काफी खराब है, लेकिन इतना भी खराब नहीं है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट क्या है? यूएनडीपी की मानव विकास की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी किया। जिस तरीके से ऊपर में क्या पढ़े हैं हम लोग, मानव विकास सूचकांक पढ़े हैं, इसी तरीके से मानव विकास रिपोर्ट जो है वो भारत में जारी किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक पूरे वर्ल्ड में 189 देशों में जारी किया जाता है और राष्ट्रीय मानव विकास जो है वो केवल भारत में जारी किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, ये चालू हुआ था 2002 में। रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया गया है। इस रिपोर्ट में केरल सबसे ऊपर था, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सबसे नीचे था। तो इस रिपोर्ट के अनुसार केरल सबसे बढ़िया राज्य है, उसकी प्रति व्यक्ति आय, जन्म दर, मृत्यु दर, शिक्षा का स्तर बहुत ही अच्छा है, जबकि जो नीचे वाले देश है बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सारे देशों में शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, जीवन दर, मृत्यु दर, स्वास्थ्य का स्तर ये नीचे स्तर का है। आधारिक संरचना क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आधारिक संरचना का मतलब होता है
आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। ऐसी जैसे में देख लेंगे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज इत्यादि। यानी कि जितने भी आधारिक संरचना या जितने भी ऐसे कार्य है, जितने भी ऐसे क्षेत्र है जो हमारे प्रगति में सहायक हो, वो आधारिक संरचना कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है परिवहन, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। परिवहन मतलब सड़क होना चाहिए अच्छी। इसके बाद हमारी तरक्की के लिए, हमारे बच्चों की तरक्की के लिए क्या होना चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, स्कूल होने चाहिए, अस्पताल अच्छे होने चाहिए, ठीक है, जो सरकारी भवन है वो अच्छे होने चाहिए। तो ये सारे कुछ होने चाहिए जिससे हमारी, ये क्या करता है, हमारी तरक्की को सुदृढ़ करता है, मतलब आगे लेकर के जाता है। अब यहाँ पर जानना है कि बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण है। तो सबसे, अगर बिहार के पिछड़ेपन के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पर, ये तो आ जाता है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब यहाँ पर जनसंख्या तेजी से बढ़ेगा तो सबसे पहली समस्या जो उत्पन्न होगी वो होगी आवास की, यानी कि लोगों को रहने के लिए जगह कम पड़ जाएंगे। दूसरी जो समस्या होगी वो होगी रोजगार की, क्योंकि व्यक्ति ज्यादा होते जाएंगे और रोजगार की संभावना जो है वो घटती चली जाएंगी। इसलिए जनसंख्या, सबसे पहला काम जो बिहार को करना है ना, अगर मान लो पिछड़ेपन को खत्म करना है तो जनसंख्या पे कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा जो कारण है आधारिक संरचना का अभाव। अभी तो फिर भी कुछ कुछ ठीक हो रहा है। अगर हम मान ले 10 साल या 15 साल पहले जाएंगे तो बिहार की आधारिक संरचना, यानी कि स्कूल की बात करेंगे, कॉलेज की बात करेंगे, सड़क की बात करेंगे, अस्पताल की बात करेंगे, अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। कहने को अब भवन अच्छे बन रहे हैं, स्कूल का भवन अच्छा बन रहा है, हॉस्पिटल अच्छा बन रहा है, लेकिन जिस हिसाब से हम दूसरे राज्यों में देखते हैं, दूसरे राज्यों की सुविधाएं देखते हैं, उसकी तुलना में बिहार अभी भी पीछे है। तो दूसरा है आधारिक संरचना का अभाव। अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, उसके बाद जो है अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। अच्छे हॉस्पिटल का मतलब सरकारी, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का स्कूल अच्छा नहीं है। कृषि पर निर्भरता नेक्स्ट जो कारण है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो कृषि पर डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब आधारित होते हैं, कृषि से अपना जीवन चलाते हैं। अब समस्या ये है कि कृषि तो होता है लेकिन कृषि भी एक ही सीजन का होता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाढ़ की भी समस्या होती है, तो बाढ़ भी एक महत्वपूर्ण कारण है बिहार के पिछड़ेपन का। दूसरी बात है कि कृषि में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो, जिसमें दो काम हो सकता है, 2 व्यक्तियों से काम चल सकता है, उसमें 10 व्यक्ति लगे होते हैं, घर के 10 व्यक्ति उसमें बिजी होते हैं। तो इससे छिपी हुई बेरोजगारी उत्पन्न होती है, एक अलग प्रकार की। औद्योगिक पिछड़ापन, और बिहार के अधिकतर जगहों पर जाएंगे तो उद्योग का तो नामो निशान ही नहीं है, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां है ही नहीं। अब बड़ी बड़ी जब फैक्ट्रियां नहीं है तो रोजगार कहाँ से मिलेगा, लोग काम कहाँ पर करेंगे, है ना। कुल मिला के बच जाता है एक ही चीज, खेती करो और जीवन चलाओ, छोटा मोटा व्यवसाय करो, जीवन चलाओ। तो इस तरीके से हम लोग का प्रगति क्या होता है, रुक जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है विधि व्यवस्था, कुशल प्रशासन का अभाव। आए दिन हम न्यूज में देखते रहते हैं ना, बिहार में तरह तरह की घटनाएं होती रहती है, मर्डर का, है ना, कुछ और भी घटनाएं होती रहती है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर शासन व्यवस्था है ना, बिहार की जो शासन व्यवस्था है वो उपयुक्त नहीं है, ठीक है। इसलिए जब नेक्स्ट टाइम सरकार बनाने की आए, गवर्नमेंट बनाने की बात आए, तो सोच समझ के वोट करना है और घर वालों को भी बताना है कि किस तरीके की सरकार हमको चुनना है, ताकि हमारी जो समस्या है, हमारी जो बातें हैं, हम जो चाहते हैं, हम जो क्या चाहते हैं, बिहार की तरक्की चाहते हैं, या किसी भी स्टेट में आप रहते हो, इन सारी बातों पर ध्यान देना है ना। तरक्की चाहते हो, तरक्की चाहने के लिए हमको एक सही गवर्नमेंट, सही सरकार का होना बहुत जरूरी है, जो हमारी बात सुने, हमारे लिए काम करे। क्योंकि अंततः देश जो चलता है वो हमारे दिए गए धन से ही चलता है, हमारी कमाए गए धन से चलता है ना। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? बिहार को पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहला हमने क्या बताया कि जनसंख्या पर रोक लगाना है। जनसंख्या पर रोक लगेगा, रोजगार की संख्या बढ़ेगी, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, संसाधन पर दबाव कम होगा। इसके बाद कृषि का तेजी से विकास करना पड़ेगा। अब कृषि का तेजी से विकास कैसे कर सकते हैं? कृषि को विकसित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
नई नई प्रकार के खाद और बीज का प्रयोग कर सकते हैं, वैज्ञानिक विधि से खेती कर सकते हैं। उसके बाद लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों को कृषि के बारे में और बहुत सारी वैज्ञानिक तरीकों से जो खेती होती है उसके बारे में जाकर के हम समझा सकते हैं। इसके बाद है बाढ़ पर नियंत्रण। अगर बाढ़ पर नियंत्रण हो जाए तो किसान जो है 1 साल के अंदर 2-3 फसल की खेती कर सकते हैं और ज्यादा आय प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ उनकी समस्या कुछ हद तक तो दूर हो ही जाएगी। ठीक है, तो बाढ़ पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा। आधारिक संरचना का विकास करना होगा, मतलब अच्छे स्कूल बनाने पड़ेंगे, अच्छे अस्पताल बनाने पड़ेंगे, अच्छे रोड बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के जो है यहाँ पर बिहार की जो समस्या है वो कहीं समय में, एक लंबे समय में दूर हो पाएगी। उद्योगों का विकास करना पड़ेगा। उद्योग का मतलब फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, बड़े बड़े कारखाने लगाने पड़ेंगे जहां पर लोग काम कर सके। अब ये इसका उम्मीद तो छोड़ दो, ये तो इसमें तो लंबा समय जाने वाला है, क्योंकि हमारे पास संसाधन ही नहीं था। जब बिहार झारखंड एक था तो कुछ संसाधन थे, कुछ उद्योग थे हमारे पास, लेकिन जब बिहार झारखंड अलग हो गया तो उद्योग, ज्यादातर जो बड़े उद्योग है, स्टील का प्लांट है, कोयले का जो काम होता है उसका प्लांट है, वो सारा झारखंड में चला गया। तो समस्या बिहार जो है और नीचे चला गया। इसके बाद गरीबी दूर करना। अब देखो, इससे पहले हमने जितना बताया उसको दूर करो ना, शिक्षा का स्तर ऊंचा करो, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगा। शिक्षा बढ़ेगा, गरीबी कम होगा। ठीक है, क्यों? शिक्षा बढ़ेगा तो जनसंख्या कम होगा, जनसंख्या अगर कम होगा तो जो भी बच्चे परिवार में हैं, परिवार के अंदर है, उनको अच्छी तरीके से शिक्षा मिलेगा, और अच्छी शिक्षा मिलेगा तो जो आने वाली पीढ़ी है वो अपने आप जो है वो सक्षम होती चली जाएगी। तो बिहार जो है या कोई भी स्टेट है वो अपने आप सुधरता चला जाएगा। तो काम हमको किस पे करना है? काम करना है शिक्षा पे, है ना? क्योंकि शिक्षा के स्तर को अगर ऊंचा करते जाते हैं तो जो समस्याएं हैं वो सारे व्यक्ति को समझ में आएगा। जो आने वाली पीढ़ी होगा वो समझेगा सारी समस्याओं को, उस तरीके से काम करेगा। शांति व्यवस्था स्थापना, अब ये भी एक समस्या है बिहार में खास करके। ठीक है, अगर कुछ हो जाए और कानून के पास चले जाओ तो कानून तो ऐसा बर्ताव करेगा जैसे कि उनकी यह समस्या है ही नहीं, है ना? अगर नॉर्मल व्यक्ति कानून में जाए या पुलिस में जाए तो उनके साथ कानून एक पल के लिए तो खड़ा नहीं होता है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो लोग जो है इस मामले में पड़ना ही नहीं चाहता है। कानून का मतलब क्या होता है? कानून व्यवस्था का मतलब क्या होता है? कि कानून व्यवस्था जो है, एक बार फिर से बोल रहे हैं कि हमारे जो भी व्यवस्था चल रहा है, देश चल रहा है, हमारे आय से चल रहा है, हमारे दिए गए टैक्सेस से चल रहा है, जितने भी काम हो रहा है। और अगर हम वही सुविधा का लाभ सही तरीके से नहीं उठा पाएंगे, उसी देश के अंदर, उसी राज्य के अंदर सही तरीके से सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, तो फिर ऐसे टैक्सेस पे करने का क्या मतलब रह जाता है? ठीक है, तो 2-3 बातें यहां से निकल के आती है ना। गवर्नमेंट की भी तो गलती होती है, जो सरकार होती है, जो हमारी राज्य सरकार है, उसकी भी तो गलती है ना? जो भी व्यक्ति वहां पर बैठे हुए हैं उनकी भी गलती है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, ऊपर से दबाव बनाया जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वच्छता, ईमानदार प्रशासन, केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला है, हमको प्रशासन ईमानदार चाहिए। मतलब जो भी कानून व्यवस्था, जिन पर दायित्व है कानून व्यवस्था को चलाने का, वो ईमानदार व्यक्ति चाहिए। अगर वो ईमानदार व्यक्ति आ गया तो सारा व्यवस्था अपने आप ठीक होता चला जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाते हैं? हम देख पाते हैं क्या कानून व्यवस्था ठीक तरीके से हमारे आसपास में काम कर रहा है ना? हो सकता है बहुत सारी जगहों पर काम कर रहा है अच्छा से, अच्छी बात है, लेकिन जहां पर कानून व्यवस्था सही नहीं है वहां पर किसकी जिम्मेवारी है ये कानून व्यवस्था ठीक करने की? एक नॉर्मल व्यक्ति जिसके पास ज्यादा जानकारी नहीं है वो इस सब में पढ़ना नहीं चाहेगा। तो कुल मिला के जिस गवर्नमेंट को हमने चुना है उनकी जिम्मेवारी है कि कानून व्यवस्था, कहाँ पर आधारभूत संरचना का अभाव है, कहाँ पर बाढ़ जा रहा है, बाढ़ से कितनी क्षति हो रही है, बाढ़ को कैसे रोका जाए, बिहार में उद्योग कैसे लाया जाए, बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो उनकी जिम्मेवारी है ना। और साथ ही साथ हम लोग की भी जिम्मेवारी है, अगर हम शिक्षित हैं तो किस तरीके से अपने स्तर पर योगदान दे सकते हैं, ये हमारी भी जिम्मेवारी है। नेक्स्ट है, कृषि जनित उद्योग से क्या समझते हैं? ऐसा उद्योग जो कृषि पर आधारित होता है, कृषि के बिना वो नहीं चल सकता है, ऐसे उद्योग को कृषि जनित उद्योग कहेंगे। जैसे कि
चीनी उद्योग हो गया, सूती कपड़ा उद्योग हो गया। चीनी उद्योग के लिए गन्ना कहाँ से आएगा? खेती से आएगा। चिप्स उद्योग हो गया, जो चिप्स के लिए आलू कहाँ से आएगा? खेती से आएगा। इसके बाद अचार बनाने का उद्योग हो गया, अचार के लिए जो है अलग अलग प्रकार के फल लगता है या बोल सकते हैं सब्जी लगता है, वो कहाँ से आएगा? वो आएगा कृषि से। गरीबी से क्या समझते हैं? गरीबी रेखा से क्या समझते हैं? गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग, अब योजना आयोग क्या है इससे पहले ही बात कर चुके हैं। योजना आयोग द्वारा सीमांकन किया गया, मतलब एक रेखा बनाया गया है। गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है, मतलब कैलोरी पर डिपेंड करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। इस कैलोरी से कम कैलोरी प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं तो अगर हमको भोजन मिल रहा है तो उसमें 2400 कैलोरी हमको मिलना चाहिए भोजन में, ग्रामीण क्षेत्रों में। और शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं तो वहां पर हमको 2100 कैलोरी मिलना चाहिए। अगर इतना कैलोरी मिल रहा है तो हम अमीर हैं, वहां पर अमीर नहीं मध्यम वर्ग के लोग हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो वहां पर हम गरीब कहे जाएंगे। नरेगा से क्या समझते हैं? नरेगा का मतलब क्या होता है ये समझो। नरेगा मतलब ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। अब नरेगा जो है एक राष्ट्रीय योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने का काम करती है। इसके द्वारा नरेगा होगा कि मनरेगा होगा? मनरेगा होगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। इसके द्वारा ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है। मनरेगा के तहत जो है एक कार्ड बनाया जाता है जिसको हम लोग जॉब कार्ड भी बोलते हैं, और उस कार्ड पे हमको 100 दिन का काम मिलता है। और मनरेगा के तहत कौन से काम होते हैं? जितने भी मिट्टीकरण का काम होता है, नदी तालाब कुआं को खुदवाने का काम होता है, नाली साफ सफाई का काम होता है, ये सारे काम जो है मनरेगा के अंतर्गत किए जाते हैं। और 100 दिन का काम किसी भी व्यक्ति को जिसके पास जॉब कार्ड है उसको दिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और एक्सरसाइज और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।